जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी साइट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सी साइट के श्रृंखला में एक क्लास के साथ और हाजिर हैं। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने विराम चिन्ह तक का वर्णन किया था, आज इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, शब्द सौष्ठव, एलिगेंस ऑफ वर्ड्स, इसकी बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था शब्द किसे कहते हैं। अक्षर या अक्षरों से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है ना। जो शब्द होता है ये एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कलम, है ना। अब कलम में देखिए, क एक अलग अक्षर है, ल एक अलग अक्षर है और म एक अलग अक्षर है। जब तीनों को मिक्स किया गया तो इसका एक अर्थ आ रहा है, तो ये सच में शब्द है। अगर इसी को ना हम ऐसे रख, जैसे म ल, और यहाँ पे देखिए या क लिखा है मलक, इसका अगर कोई अर्थ आएगा तो ठीक है भाई, ये शब्द होगा। अगर अर्थ नहीं आएगा तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपने लिखा है विकास, है ना। विकास क्या, विकास एक शब्द है। अब आपने ऐसे लिखा स वी, ये देखिए कासवी, अब इसका कोई अर्थ है नहीं है। अगर ये अर्थ नहीं तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। ये चीज है यहाँ पर। अब देखिए हिंदी का शब्द भंडार, अब समझते हैं हिंदी के शब्द भंडार में क्या है। तो हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। देखिए हिंदी में शब्दों की संख्या कितनी है, 2 लाख। इसमें से 85% शब्द हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं तथा शेष 15% विभिन्न विदेशी भाषाओं से हैं। संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है। देखिए हिंदी में कुल 2 लाख शब्द हैं, जिसमें 85% शब्द हिंदी के हैं। इसके बाद 15% अलग अलग भाषाओं से लिए गए। हिंदी भाषा का जो प्रमुख स्रोत है ये संस्कृत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी शब्द भंडार को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया। हिंदी भाषा की प्रकृति इतनी समन्वयशील और उदार रही है कि विदेशी शब्दों को हिंदी ने अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ढाल दिया। देखिए शब्द भेद की बात करेंगे तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय इत्यादि। कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आएगा तो सार्थक होगा। निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं आता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम्म, है ना, इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं। फटाफट, चटाचट, फट, है ना, टन, है ना, और भी जैसे खटाखट, जिसका कोई स्पेशल अर्थ नहीं आ रहा है उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे ठीक ठाक, है ना। देखिए यहाँ पे ठाक जो है ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। रोटी बोटी, है ना, ये हो गया, है ना। काम धाम, है ना, खाना वाना, तो देखिए जो पीछे वाले शब्द है सब निरर्थक है ना। इनमें ठाक, वोटी, धाम, वाना आदि निरर्थक शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। अन्य कई निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि स्वयं सार्थक नहीं होते, लेकिन जब वे शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाते हैं तब सार्थक होते हैं। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही, देखिए यहाँ पे टिक टिक, है ना, ये सार्थक नहीं है। देखिए छुक छुक करती रेलगाड़ी जा रही, ये भी सार्थक नहीं है ना। घंटा टन से बज गया, देखिए ये भी सार्थक नहीं, लेकिन जब एक वाक्य में प्रयोग होते हैं तो सार्थक हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है, शब्द 2 तरीके के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ आ रहा है, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं आ रहा है।
बनावट के आधार पर शब्दों की बात करेंगे तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? उन शब्दों को कहते हैं जो किसी के योग से नहीं बनते। योग से नहीं मतलब जैसे आप इसको स्वतंत्र रूप से, जैसे देखिए आम, अब आम को लिखने में कोई शब्दों को नहीं जोड़ा गया, अक्षरों को जोड़ा गया। जैसे कान, इसके बाद देखिए हाथ हो गया, कलम हो गया, जैसे विकास, है ना। आपने कोई भी, जैसे आपने लिखा ज्ञान, है ना। अब देखिए जैसे आपने ज्ञान लिखा, जो ज्ञान शब्द जो है यहाँ पे किसी के मेल से नहीं बने। अब यहाँ पे देखिए यौगिक शब्द, जो शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द, कैसे विद्यार्थी, विद्या और अर्थी मिला है। छात्र, छात्र आवास, छात्रावास। विश्वविद्यालय, है ना। पंचवर्षीय, तो इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जब जाएगा तब ये शब्द बनेंगे, इसको यौगिक कहेंगे। योग रूढ़ क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, देखिए पंकज में पंक और ज है। पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जमने वाला। तो कीचड़ में जो जनने वाला है, कीचड़ में जो जमने वाला पौधा है उसे कमल कहते हैं, है ना। जैसे जलद, जल मतलब पानी, द मतलब देने वाला। तो देखिए जलद कौन होता है? बादल। जैसे पंकज का अर्थ है देखिए कमल, है ना। यहाँ पे एकदम लास्ट में बताया गया कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिया कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो योग रूढ़ क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा, लेकिन दोनों शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ देंगे और क्या करेंगे? किसी और के बारे में बताने लगेंगे, है ना। उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब योग रूढ़ के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए पंकज में आपने कमल बोला है, ठीक है। अब देखिए कमल में कीचड़ में उत्पन्न होने वाला और भी कोई हो सकता है, जैसे काई, जोक, चिंगाड़ा आदि बहुत सी चीजें जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती है, लेकिन इन सबको हम पंकज नहीं कहेंगे। पंकज केवल कमल को कहा जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की अगर बात किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए तत्सम शब्द की बात करेंगे तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि। तो ये संस्कृत के शब्द हैं जो शुद्ध रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए। जैसे देखिए, जैसे फूल, अब पुष्प को हम लोग फूल कहते हैं, अग्नि को आग कहा जाता है, ये तद्भव है। जैसे यहाँ पे हस्त को हाथ कहते हैं, आम्र को आम कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं तद्भव। देशज शब्द क्या है? जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि किस भाषा से लिए गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा, है ना। ये पता ही नहीं कि किस भाषा, इसे लोटा बोल दिया आपने, है ना। तो ये पता ही नहीं कहाँ से लिया गया, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे देशज शब्द। इसके बाद विदेशज शब्द की बात करेंगे तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। वास्तव में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए विदेशी शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। फारसी मुगल काल में फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, अतः हिंदी पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। अरबी, तुर्की भाषा के शब्द भी फारसी के माध्यम से ही हिंदी में आए हैं। हिंदी ने फारसी शब्दों के साथ उसके उपसर्ग बे, गैर और प्रत्यय ई, गिरी, दान, दार, बंद भी अपनाए हैं। मतलब हिंदी में फारसी के शब्द ही नहीं, उसके उपसर्ग और प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हिंदी में फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। इसके लिए हिंदी ने फारसी शब्दों में अनेक परिवर्तन किए। जैसे देखिए दुकान, है ना, तो इसको दुकान कहा जाता है। आइन, आइन को आईना कहते हैं। कमीन को कमीना, परवा को परवा, है ना। फारसी के बाद हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की संख्या सर्वाधिक शासन संबंधी शब्दों में। देखिए हिंदी में जो अंग्रेजी के शब्द जो प्रशासनिक शब्द उसमें रखे गए, है ना। जैसे देखिए लैंटर्न को लालटेन कहा गया। बोतल जो है अभी ये बॉटल का रूप है। कैप्टन से कप्तान, ऑफिसर से अफसर, हॉस्पिटल से अस्पताल, ग्लास से गिलास, माइल से मील, है ना। टर्पेन टाइन से तारपीन। तो ये सब शब्द अंग्रेजी से हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अंग्रेज, कूपन, कारतूस फ्रेंच भाषा के शब्द याद रखिएगा। अंग्रेज, कूपन, कारतूस फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, है ना। अब तुरूप शब्द जो ये डच भाषा का इंपॉर्टेंट है। चाय, लीची, ये सब चीनी भाषा से आए हुए हैं, है ना। अब विदेशी शब्दों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए जिसे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बांग्ला भाषा के शब्द कौन कौन से? उपन्यास, प्राण, प्रण, चूड़ांत, भद्र, गल्प, नितांत, टका, ये सब बांग्ला भाषा के शब्द हैं। इसी तरीके से प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू, ये सब मराठी भाषा के शब्द हैं। अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल, अमीर, अकल, इलाज,
इस्तफा, एहसान, कब्र, ये सब अरबी भाषा के। फारसी के शब्द कौन कौन से? आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजा, आवारा, सूद, चरखा, मुफ्त, ये सब फारसी भाषा के शब्द। कोतल, चकमक, तमगा, तोप, लाश, आका, तलाश, बेगम, सुराग, चुलुग, चुगुल, सौगात, बहादुर, कुर्की, कालीन, ये सब तुर्की भाषा के शब्द। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से? कमरा, नीलाम, पादरी, भारतौल, पेरू, ये सब पुर्तगीज भाषा के शब्द। और अंग्रेजी के शब्द तो आप लगातार प्रयोग भी करते हैं और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हम लोगों की क्लास। इसके बाद जो ये यहाँ पे दिया ना, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, इसे हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।